प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा YouTube चैनल साइंस संग्राम में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी के लिए एक छोटा सा कोशिश किया हूँ। फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 शॉर्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिससे कि आपको एग्जाम के लिए हेल्प मिल सके। और ये क्वेश्चन हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम में भी है, तो आप चीज़ों को समझ सकते हैं। कई सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि ये क्वेश्चन आप पहले से ऑलरेडी जानते होंगे। मेरा बस मकसद ये होगा कि मैं इन सभी क्वेश्चन आंसर से आपको परिचित करा दूं, ताकि अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए आपको हेल्प मिल सके। तो कैसे हैं आप सभी कोई? अगर आप चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब एग्जाम का समय आ गया है और आपको हमारे साथ कनेक्टेड रहना ही पड़ेगा। तो चले बच्चे, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन में सबसे पहला हमारे पास सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया। हमने ये देखा कि ये काफ़ी बार पूछे गए सवाल है। काफ़ी छोटा सवाल है पर यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी निकल सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बात किया जा रहा है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है और इनके 2 गुण लिखना है। ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अब यहां से एक सबसे बड़ी चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखा होता क्या है। अब मैं आपको अगर डेली लाइफ का एक एग्जांपल दूं तो आप समझिए। सपोज अगर आप एक डॉन है, आप रंगबाज हैं, हम अपने भाषा में अपने शब्दों में कहें तो भाई हर डॉन का अपना अपना एरिया होता है, उसका अपना जोन होता है कि यहां से इस इलाके तक मेरी चलती है, भाई का चलता है, उसके बाद किसी और का चलता होगा। तो इसी प्रकार से यहां पर भी कुछ चीजें ऐसी ही होती है। जब आप एक चार्ज को यहां पे रखते हो, ठीक है, तो ना एक अनदर चार्ज, इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, परीक्षण, या कोई एक पॉइंटेड चार्ज मान लीजिए। अब आप एक दूसरा चार्ज लेके आ रहे हो, तो लेके आ रहे हैं, यहां आ रहे हैं, कोई असर नहीं पड़ा, यहां आए कोई असर नहीं पड़ा, यहां आए तो असर पड़ने लगा, मतलब ये एक बल का अनुभव करने लगा। तो सोचिए कि वहां तक के आसपास के जो एरिया होगा ना, ये जो एरिया बना, जो भी ये बना, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया पर आप समझ रहे हो, तो इस क्षेत्र को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो चार्ज था, ये यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस में अपने फोर्स को अनुभव करेगा, विद्युत बल को अनुभव करेगा अपने ऊपर, या तो आकर्षण विकर्षण आभास करेगा। इससे बाहर इस पे आभास नहीं होगा। तो ये एक ऐसा क्षेत्र हुआ जहां पे ये किसी बल का अनुभव कर रहा है। इसी क्षेत्र को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। बहुत सिंपल शब्दों में मैं जो समझा हूं आपको समझाने की कोशिश किया हूं। ये यही चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे वक्र होती है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा इस बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता की दिशा को बताती है। क्योंकि आपसे रेखा के बारे में पूछा गया है, अब इसको हम लोग रेखा से दर्शाते हैं। अगर ज्यादा रेखाएं खींची जा रही है मतलब वो प्रबल है, मतलब काफी प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा। अगर कम रेखा है तो वो दुर्बल विद्युत क्षेत्र माना जाता है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, रेखा से ही दर्शाते हैं, रेखा से दर्शाते हैं ऐसे। अब ये सघन है, ज्यादा घना है, मतलब काफी सारी लाइन दिख रही है, तो ये आपको चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। हाँ, उसके बाद एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो लाइन होता है, आपने देखा होगा, धन आवेश से प्रारंभ होती है, ऋण आवेश पर जाके समाप्त हो जाती है। अगर ये प्लस है, ये माइनस है, तो धन आवेश से निकलना और ऋण आवेश पे जाकर के समाप्त हो जाना। आपने ऐसी कई सारी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आपको। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके अंदर होता है कि ये कभी एक दूसरे को काट नहीं सकता है, कभी एक दूसरे को काट नहीं सकते। इसके पीछे का रीजन आप जानते होंगे कि एक बिंदु पर जो स्पर्श रेखाएं अगर कट जाए तो वहां पर 2-2 दिशाएं हो जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि संभव नहीं है। समझ गए सभी कोई? मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाइए, इसका इंग्लिश में ये डेफिनेशन है, अगर आप कोई चाहे तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अगला सवाल है, किसी चालक की प्रतिरोधकता ताप पर कैसे निर्भर करता है। अब देखिए, चालक की प्रतिरोधकता की बात किया है तो बस किसी चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप के बढ़ने से बढ़ती है और ताप के घटने से घटती है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाओगे प्रतिरोधकता घटेगी। बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है कि जब आप ताप बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, ताप घटाओगे तो ये घटेगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चुंबक के दो विशिष्ट गुण क्या होता है। अब चुंबक जो होता है चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है। ये चुंबकीय पदार्थ कौन होते हैं, जिसे चुंबक आकर्षित कर सकता है, जिसे चुंबक आकर्षित कर सकता है। क्या कागज चुंबकीय पदार्थ होगा? नहीं, कागज अचुंबकीय पदार्थ है। लेकिन लोहा, तांबा, मेटालिक चीजें जो भी होता है तो वो चुंबकीय पदार्थ होता है। वो इसको क्या करता है, चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित कर रहा है। दूसरी चीज है कि चुंबक को जब भी आप छोड़ते हो, स्वतंत्र रूप से लटकाते हो, तो वो हमेशा पृथ्वी की दृष्ट दिशा में, पृथ्वी के जो हम कहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें आकर के दिष्ट हो जाता है। मतलब साउथ और नॉर्थ पोल, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर दिष्ट रहता है। ये इसका सबसे बड़ा एक गुण होता है और ये भी गुण होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो। विद्युत आवेश क्या होता है, चार्ज के बारे में आप पढ़े हो कि जो चार्ज होता है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ते हो, उससे रिलेटेड जो भी इफेक्ट होते हैं वो सब आप पढ़ते हो। दूसरी चीज कि यह योगात्मक होता है, संरक्षित होता है, ठीक है, यानी कि चार्ज एडिटिव होता है और कंजर्वेटिव होता है। ये इसके दो गुण जरूर माइंड में रखिएगा। मैं आपको क्वेश्चन से परिचित करा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी बच्चे के पास आंसर नहीं होगा तो यहां से आंसर ले सकता है। कूलम्ब के नियम की सीमाएं क्या है, कूलम्ब के नियम की सीमाएं, कूलम्ब का जो नियम आपने पढ़ा होगा जो कि बिंदु आवेशों के लिए होता है। अगर ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, बीच की दूरी आर है, तो यहाँ जो फोर्स लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये इसका फोर्स हो गया। पढ़े आप सभी कोई ये। लेकिन नियम जो है केवल बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है, बहुत बड़े बड़े आवेशों के लिए नहीं होगा। दूसरा कि ये स्थिर आवेशों के लिए ही लागू होता है, जो स्टैटिक चार्ज होते हैं उसके लिए ही कूलम्ब का नियम लागू होता है अथवा नहीं होता है। तो ये इनकी लिमिटेशंस है। किरचॉफ का पहला नियम देख लीजिए, आपने पढ़ा होगा किरचॉफ का पहला नियम कि अगर एक बिंदु है, इस बिंदु पर इस तरीके से जो है I1 I2 धारा आ रहे हैं, कई सारे एक बिंदु पर मिल रहे हैं, तो इन सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा, जो अलजेब्रिक सम होगा, वो 0 के बराबर होगा। वो क्या होगा, 0 के बराबर होता है। किरचॉफ का पहला नियम ही है। इसके अलावा किरचॉफ का दूसरा नियम भी आप पढ़ लीजिएगा, मैं सजेस्ट करूंगा आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। तो किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है कि किसी बिंदु पर जितने भी आवेश आ रहे हैं उन सबका बीजगणितीय योग, डायरेक्शन हिसाब से देखना होगा, बिंदु से आने, बिंदु की ओर आने वाला, बिंदु से दूर जाने वाला, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। जब आप जोड़ देते हो तो टोटल वैल्यू कितना आ जाता है, 0। यही किरचॉफ ने बताया था पहले नियम में कि किसी बिंदु पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजीय योग क्या होता है, 0 होता है। अलजेब्रिक सम जो होता है वो 0 होता है। उसके बाद प्रतिरोधकता एवं विद्युतीय चालकता से आप क्या समझते हैं। प्रतिरोधकता का मतलब क्या होता है, आप एक चीज जानो ना, आपको पता है कि आर जो होता है, किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। यानी चालक तार की लंबाई बढ़ा दोगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, चालक तार की लंबाई छोटी रखोगे तो वो कम हो जाएगा पहले की तुलना में। तो आर समानुपाती सीधा एल हम कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि चालक तार का लेंथ बढ़ाओगे तो चालक की प्रतिरोध भी बढ़ेगा। दूसरा एक चीज आप जरूर पढ़े हो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब आप एरिया बढ़ाते हो ना तो आर कम हो जाता है, जब आप एरिया घटाते हो ना तो आर बढ़ जाता है। समझ गए। तो ये 1/a हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये व्युत्क्रम अनुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों। यानी कि एक को बढ़ाओगे तो ये घटेगा, इसको घटाओगे तो ये बढ़ेगा। अब अगर आप इनको मिला के लिखो तो क्या लिखते हो, आर समानुपाती L/A। समानुपाती हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, ये आप पढ़े हैं, आर बराबर वो कांस्टेंट रो आया, एल आया, ए है, ये आ गया। अब यहां पर आप जो देख रहे हो कि रो जो दिख रहा है ना, यही रो को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी, यानी कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध भी कह सकते हो, या विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, अब आप इसको कह सकते हैं। तो किसी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता उस पदार्थ के एक एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल तार के प्रतिरोध के बराबर होती है। आप इसको अलग अलग तरीकों से परिभाषित कर सकते हैं। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हमने आपको बताया था 100 सेंटीमीटर क्यूब वैद्युत अपघट्ट के अंदर जो डाला जाता है इलेक्ट्रोड वगैरह, वो सब कुछ मैं आपको बता दिया हूँ, आप जानते भी होंगे। इसके अलावा कभी भी जब आप किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहते हैं, परिभाषित करना चाहते हैं, तो उसके साथ वाली फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट मान लीजिए तो डिफिनेशन आ जाएगा। किसी भी कांस्टेंट को
जब आप कोई फॉर्मूला देख रहे हैं, कोई इक्वेशन आपके साथ आपके सामने है और उसके किसी कांस्टेंट को यानी कि नियतांक को डिफाइन करना है, परिभाषित करना है, तो उसके साथ की जो भौतिक राशियां हैं उसको एकांक मानना पड़ेगा। अब देख लिया, आप रो को परिभाषित करना चाहते हैं ना, तो रो के साथ क्या क्या है, एक एल है और एक ए है। एल क्या है, लेंथ, तो भैया लेंथ को एकांक मान लीजिए, यूनिट मान लीजिए। मान लीजिए कि लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप मान लीजिए, कंसिडर करना पड़ेगा आपको कि ये 1 सेंटीमीटर एल हो गया और ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब दुकान पे जाते हैं तो पूछते हैं ना कि आलू कैसे है, तो कहेगा 15 रुपए केजी, मतलब प्रति केजी का बताया, यूनिट का बता रहा है। तो इसके हिसाब से यहां पर देख लो ना, आर बराबर रो, एल की जगह पे एक, ए की जगह पे एक, तो आर बराबर रो हो गया। कि किसी भी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है, जो रो होता है, वो आर ही होता है, लेकिन कब आर होता है, 1 1 पर, यानी उस पदार्थ की एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तार के प्रतिरोध के बराबर होती है। यानी प्रतिरोधकता किसके बराबर हो रही है, प्रतिरोध के बराबर। प्रतिरोधकता किसके बराबर हो रही है, प्रतिरोध के बराबर, लेकिन कब, प्रतिरोधकता प्रतिरोध के बराबर हो रही है, लेकिन कब, जब लेंथ और एरिया 1 1 है तब। यह आप पढ़ लिए। अब विद्युत चालकता की बात आती है। विद्युत चालकता क्या कहता है, यह कहता है इसका इन्वर्स कर दो, रो का इन्वर्स कर दो। यहां पर एरिया का इन्वर्स मतलब 1/a। अगर आपसे कोई पूछे 4 का उल्टा क्या होगा, तो रचा थोड़ी बोल देंगे, 4 रचा, ऐसा नहीं, 1/4 कर देंगे ना। वैसे यहां पर 1/रो करना पड़ेगा। 1/रो का जो वैल्यू आएगा उसको हम विद्युतीय चालकता कहते हैं, यानी कि उसको हम कप्पा से सूचित करते हैं। कप्पा बराबर 1/रो। किसी चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विद्युतीय चालकता कहते हैं। इसे के से यानी कि कप्पा के द्वारा सूचित करते हैं। कप्पा हो गया, केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं, इंपॉर्टेंस बस आप समझ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इंग्लिश में है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। मैं चाहता हूं ज्यादा समय आपका ना लगे इसमें, क्योंकि क्वेश्चन से ही तो परिचित होना है, आंसर आपके पास होगा इसका ऑलरेडी। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, यानी कि ईएमडब्ल्यू की बात किया जा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात की जा रही है, और इसके 4 गुण आपको दिख रहा होगा कि विद्युत चुंबकीय जो तरंग होता है, जिसके विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। ई और बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई और मैग्नेटिक फील्ड बी, ये एक दूसरे से लंबवत होते हैं। दूसरा, इसमें ई तथा, मैं यहां पे लिख रहा हूं, बी तथा ई का जो अनुपात होता है वो एक निश्चित मान होता है, और यह अनुपात प्रकाश की चाल के बराबर होता है। किसका, बी और ई का। ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। इन तरंगों में आपको यहां पे लिख रहा हूं, बी मैग्नेटिक फील्ड और ई जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यह अनुप्रस्थ तरंग होती है, ये पता होगा आपको। इन तरंगों में संवेग और ऊर्जा दोनों निहित होती है। हाँ जी, संवेग और ऊर्जा दोनों ही निहित होती है इस तरंग के अंदर। किस तरंग के अंदर, ईएमडब्ल्यू के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर। अब इसके 4 प्रॉपर्टीज इंग्लिश में भी हैं, डेफिनेशन यहां पे भी है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, देखो भाई, ये एक माध्यम है, मैं इसको कह रहा हूं कि ये सघन माध्यम है, ये कह रहा हूं कि विरल माध्यम है। अब देखिए, ये हमारा लंबवत होता है, सीधी बात की। जब अब सिचुएशन क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है, ये कुछ विशेष शर्तों में ही है। ये तब लागू होगा, सिचुएशन ये तब सामने आएगा जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, तभी ये आ सकता है। तो सघन से विरल भेजना पड़ेगा। अब ये सघन है, अब यहां से पहले तो ये यहां गया, यहां पे गया ना जी सर, इस बिंदु पर जाता है। तो अब आपको पता है कि 2 सिचुएशन होता है, जब वो विरल से सघन में जाता है तो, और एक होता है सघन से विरल में जाता है तो। जब वो विरल से सघन की ओर जाता है तो कहेंगे कि वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, लेकिन जब सघन से विरल की ओर जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है। तो ये अभिलंब है, नॉर्मल लाइन ये है, तो भैया ये इससे क्या होगा, दूर भागेगा। दूर भागेगा ना, ये दूर भाग रहा है ऐसे,
मैं थोड़ा सा लाइन को और अच्छा बना रहा हूँ, हाँ ऐसे, ये ऐसे आया और इससे दूर भाग गया। अब सोचिए इस लाइन को, अब मैं इस कोण को और बढ़ाते जा रहा हूँ, अगली लाइन मतलब अगली रेखा, अगली आपतन कोण, और ये अपवर्तन हो रहा है तो ये अपवर्तित किरण कहलाएगा। और मैं इस आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये आपतन कोण, मैं इस कोण को धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं तो ये इधर देखिए ऐसे होगा। सिचुएशन देखते जाइएगा, ऐसे होगा। अगली सिचुएशन ऐसी आ गई कि अब इसी पे निकल गया, तो इसको आप क्या बोलोगे? अपवर्तन कोण। इसको क्या बोलोगे? आपतन कोण। आपतन कोण का मान ये ठीक है, जो भी वैल्यू होगा, लेकिन यहां पर ये जो कोण आया ये कितना आ गया भैया? 90 डिग्री आ गया। तो जानते हैं कि यहां पे एक विशेष सिचुएशन आया कि जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, ध्यान रखिएगा, जब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि ये अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, तो उस समय जो आपतन कोण होता है उसको क्रांतिक कोण कहते हैं। अब ये जितना डिग्री पे ये 90 डिग्री आया है इसको हम आई कहेंगे, क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण कहते हैं। मतलब आप सोचो कि अपवर्तन कोण का वैल्यू 90 डिग्री किस एंगल पे हो रहा है, कितने आपतन कोण पर हो रहा है। जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण। लेकिन शर्त क्या है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, तब ये सिचुएशन लगेगा। दूसरा चीज सोचिए, अब क्या होगा जब अगली यहां पे किरण ऐसे प्रवेश करती है, तो अब तो ये इसी में आने वाला है ना। अभी तक क्या था? दूसरा माध्यम था, लेकिन अब एक ही माध्यम में, इसी से गया इसी में आ गया। इसका मतलब ये तो फिर अब परावर्तन होने लगा ना। अपवर्तन होते होते परावर्तन हुआ, टोटल इंटरनल। तो पहले ये क्या हो रहा था? पहले अपवर्तन की घटना हो रही थी, लेकिन अब परावर्तन की घटना हुई है। यानी कि क्रांतिक कोण के बाद वाला जो सिचुएशन आता है, यानी 90 डिग्री के बाद का जो एंगल आएगा वो परावर्तन के केस को बताएगा। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। ये शर्त आपको पता होना चाहिए। तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए। क्रांतिक कोण तो ये था, क्रांतिक कोण तो ये था ना, लेकिन जस्ट इसके बाद वाला आपतन कोण का वैल्यू क्रांतिक से बढ़ा रहे हो, तब तो ये इधर आधर रिफ्लेक्ट कर रहा है, इधर वापस सेम माध्यम में आ रहा है। नहीं तो ये तो 90 डिग्री पे ही रुक गया था ना, सतह पे ही निकल गया था। तो यहां पे ये बात कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए तो प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। इसी माध्यम में आ गई जिस माध्यम से गई थी, क्योंकि इस वाले लाइन से नीचे पूरा सघन है, इससे गई और इसी से वापस आ गई। माध्यम बदल रहा था तो अपवर्तन का घटना था, माध्यम परिवर्तन की घटना को ही तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हो। लेकिन जब एक ही माध्यम में प्रकाश की किरण टकरा के सतह से वापस आ जाती है तो इसी को परावर्तन कहते हो। तो ये परावर्तन होगा, इसलिए इसको हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसकी जो शर्त है इंपॉर्टेंट है। शर्त क्या है कि किरण हमेशा सघन से विरल में ही जानी चाहिए। दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना ही पड़ेगा। सर अगर ज्यादा नहीं हुआ तो कम अगर होगा तो ये इसी माध्यम में रह गया, दूसरा माध्यम में, यानी कि अपवर्तन हुआ, परावर्तन नहीं कहेंगे। उस सिचुएशन को हम परावर्तन नाम नहीं देंगे। तो आई होप आप चीजों को समझ गए होंगे। और यहां से एक और क्वेश्चन निकल के आता है, क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है। और शायद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, वो यही है क्रांतिक कोण। और वो आपने पढ़ लिया। क्रांतिक कोण में आपको बता दिया कि ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये वैल्यू 90 डिग्री हुआ, तो इस वाले एंगल को हम क्या नाम देते हैं? आई। तो इस आपतन कोण पर ये वैल्यू 90 डिग्री हुआ है, यानी कि जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, देखिए वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, तो उसी कोण को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। आई से इसको लिखते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो बच्चों ये 10 क्वेश्चन अभी थे
वैसे मैं काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आते रहूँगा, तो आप क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिएगा। आपने जिस तरीके से समझा होगा आंसर को पहले भी आप ज़रूर पढ़े होंगे। मेरा सिर्फ आपसे ये कहना ये मतलब था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऐसी सीरीज़ बराबर मिलती रहेगी, तो आप लोग ज़रूर मन लगा के पढ़िए और ये वीडियो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बहुत लाभदायक होगा। तो ऑल दी वेरी बेस्ट। आप इसका चाहें तो ये भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब। ठीक है, तो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। ऑल दी वेरी बेस्ट। लव यू ऑल। बाय, टेक केयर।